नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो एक और क्रिटिकल रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हम फिर से आ गए हैं। तो आज का टॉपिक इन्फेरेंसेस है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये टॉपिक रहता है बिकॉज इसमें और कंक्लूजन में डिफरेंस कम रहता है। तो कई लोग इसमें और कंक्लूजन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। आज हम डिटेल में इन्फेरेंसेस पढ़ेंगे। ये सारी वीडियोस आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे एसबीआई क्लर्क हो या एसबीआई पीओ हो, जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्फेरेंसेस क्या होता है। इन्फेरेंस ऐसे कंक्लूजन होते हैं जो हम लोग ड्रॉ करते हैं अपनी नॉलेज और फैक्ट्स अवेलेबल के हिसाब से। अभी धीरे धीरे हम इसको डिटेल में खोलेंगे कि जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, किसी गिवन पैसेज में, उसमें आपको ये चेक करना होता है कि डिग्री ऑफ ट्रूथफुलनेस कितनी है। अब जो इन्फेरेंस की डिग्री ऑफ ट्रूथफुलनेस है, उसके हिसाब से इन्फेरेंस की चार कैटेगरीज होती है। पहली, डेफिनेटली ट्रू। दूसरी, प्रोबेबली ट्रू। तीसरी, प्रोबेबली फॉल्स। और चौथी, डेफिनेटली फॉल्स। तो टोटल चार कैटेगरी होती है। और एक और पांचवा आंसर होता है जिसे हम कहते हैं डेटा इनएडिक्वेट। अब देखिए क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है, हालांकि नाम से ये क्लियर है कि डेफिनेटली ट्रू क्या होगा, प्रोबेबली ट्रू क्या होगा, प्रोबेबली फॉल्स क्या होगा, डेफिनेटली फॉल्स क्या होगा। जब आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में इन्फेरेंसेस को नहीं रख पाते तो आंसर डेटा इनसफिशिएंट। इन सब कैटेगरीज को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, डेफिनेटली ट्रू कैटेगरी, कोई भी इन्फेरेंस, उसे हम डेफिनेटली ट्रू कहते हैं जब जो इंफॉर्मेशन हमें पैसेज में दी होती है वो या तो एक्सप्लिसिटली पैसेज में दी गई हो, हम उसे बिना किसी डाउट के पैराग्राफ से डिड्यूस कर पाए। इन सारे कॉन्सेप्ट्स के हम डिटेल्ड एग्जांपल देखेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल करके आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी एक्सप्लिसिटली कोई बात नहीं लिखी होती, तो उसमें क्या होता है, हमें ऐसे पैराग्राफ में क्लूज ढूंढने होते हैं जो स्ट्रांगली सपोर्ट करते हो इन्फेरेंस को। और अगर ऐसा होता है तो हम उस इन्फेरेंस को डेफिनेटली ट्रू कहेंगे। ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि रवि डाइड एट द एज ऑफ 70 इन द 50th ईयर ऑफ मैरिज। ये आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया गया। अब इन्फेरेंस देखो, रवि गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 20। खुद सोचो, 70 की उम्र में रवि की डेथ हो गई, 50 साल की शादी को हुए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी शादी 20 ईयर्स में हुई होगी। एज सिंपल एज दैट। ये आपको समझना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इन्फेरेंस ड्रॉ किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये डायरेक्टली मेंशन नहीं था पैराग्राफ में, तो हमें इसमें थोड़ा सा डिड्यूस करना पड़ा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ी। अब ये थोड़ा सिंपल है कंपैरेटिवली। अभी इससे आगे और कॉम्प्लेक्स और बड़े पैसेज हो सकते हैं। तो चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल करते हैं। द कन्फेडरेशन ऑफ पुअर कंट्री हेडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया met the World Bank president. The World Bank president advised the delegates that the poor country must revamp their resource allocation preference. तो पुअर कंट्रीज की कन्फेडरेशन की मीटिंग हुई जिसे हेड किया प्रेसिडेंट ऑफ जैम्बिया ने। वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से मिले और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एडवाइस करा पुअर कंट्रीज को कि रिसोर्स एलोकेशन प्रेफरेंस जो है वो आप उसे रिवैम्प करें। अब इन्फेरेंस समझिए, जाम्बिया मस्ट रिवैम्प इट्स रिसोर्स एलोकेशन प्रेफरेंस। तो बिल्कुल सही है। इसका क्या कंक्लूजन है, देखिए, अगर पुअर कंट्रीज की कन्फेडरेशन हुई है और उसका प्रेसिडेंट जाम्बिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट की सलाह है ये जाम्बिया पे भी अप्लाई होगी। तो यहाँ पर जाम्बिया को भी अपने रिसोर्स एलोकेशन प्रेफरेंस को रिवैम्प करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही इन्फेरेंस है और ये डेफिनेटली ट्रू इन्फेरेंस है। एक बात और समझिए, इन्फेरेंस और कंक्लूजन में यही डिफरेंस होता है। कंक्लूजन जनरली वो इन्फेरेंस होते हैं जो डेफिनेटली ट्रू, बाकी सारे इन्फेरेंसेस को हम इन्फेरेंस कहते हैं। कई बार क्या होता है, इन्फेरेंस की जगह कंक्लूजन आ जाता है, कंक्लूजन की जगह इन्फेरेंस आ जाता है। कंक्लूजन वो इन्फेरेंस है डेफिनेटली ट्रू, और बाकी जो डेफिनेटली ट्रू नहीं है, चाहे प्रोबेबली ट्रू हो, चाहे प्रोबेबली फॉल्स हो या डेफिनेटली फॉल्स हो, ये सब इन्फेरेंस के टाइप है। ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं डेफिनेटली फॉल्स की तरफ। देखिए, हम किसी इन्फेरेंस को डेफिनेटली फॉल्स तब कहते हैं जब क्लियरली पैराग्राफ में ऐसी चीजें मेंशन हो जो इन्फेरेंस को निगेट करती हो। कभी कभी ये बातें डायरेक्टली मेंशन होती है और कभी कभी हमें
पैराग्राफ से डिड्यूस करनी पड़ती है बातें। जैसे हमने डेफिनेटली ट्रू डिड्यूस किया, वैसे ही हमें डेफिनेटली फॉल्स डिड्यूस करना पड़ता है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट in the service sector provide impetus to the economic progress, but the better performance of the service sector alone cannot guarantee economic well-being. An eminent economist observed a few decades ago. This is true about the service sector even today. आज भी ये ट्रू है। अब ध्यान से समझिए इसका इन्फेरेंस क्या है। द सर्विस सेक्टर इज ऑलवेज बैड फॉर इकोनॉमी। अब यहाँ पर हमने इसको देखा। अच्छा, ऊपर देखिए आप क्या मेंशन है, इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट इन द सर्विस सेक्टर प्रोवाइड इम्पिटस टू द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ डायरेक्टली हेल्प कर रही है इकोनॉमिक प्रोसेस को, डायरेक्टली हेल्प कर रही है इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, और बेटर परफॉर्मेंस इन इकोनॉमिक सेक्टर अलोन कैन नॉट गारंटी इकोनॉमिक वेलबींग। और भी चीजों में ग्रोथ होनी चाहिए। यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सर्विस सेक्टर इज इंपॉर्टेंट बट अलोन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो कहीं से भी ये बात नहीं आ रही कि इट इज बैड फॉर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, तो ये डेफिनेटली फॉल्स है, बिकॉज इसके अपोजिट डेटा वाली लाइन ये है डेफिनेटली फॉल्स का एग्जांपल। अब समझते हैं डेटा इनएडिक्वेट को। डेटा इनएडिक्वेट बहुत आसान। कई बार डेटा इनएडिक्वेट को हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट भी कहते हैं। डेटा इनएडिक्वेट में हम ऐसे इन्फेरेंस को डालते हैं जिसमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो पैसेज में कहीं मेंशन ही नहीं होती, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही होती है। ऐसे क्वेश्चंस को पहचानना बहुत आसान रहता है। अभी हम आगे डिटेल में एग्जांपल करेंगे तो आप इन्हें काफी आसानी से पहचान जाएंगे। सबसे टफ होते हैं प्रोबेबली ट्रू और प्रोबेबली फॉल्स वाले। इसके आगे हम प्रोबेबली ट्रू और प्रोबेबली फॉल्स वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए, प्रोबेबली ट्रू और प्रोबेबली फॉल्स को करने का एक तरीका है, और ये तरीका काफी आसान है। आप क्या करें, पहले 3 चॉइसेस देख लें, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और डेटा इनएडिक्वेट। अगर इन्फेरेंस इन तीनों में नहीं आ रहा है, अब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो प्रोबेबली ट्रू में आ सकता है या प्रोबेबली फॉल्स में आ सकता है। देखिए, प्रोबेबली फॉल्स का मतलब उसके गलत होने की संभावना ज्यादा है, और प्रोबेबली ट्रू का मतलब इसके सही होने की संभावना ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे टफ ये इसीलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही महीन लाइन होती है जिसके इस तरफ प्रोबेबली ट्रू है और इस तरफ प्रोबेबली फॉल्स है। एक और इशू आता है जो आता है डेफिनेटली ट्रू वर्सेस प्रोबेबली ट्रू में, डेफिनेटली फॉल्स वर्सेस प्रोबेबली फॉल्स। जनरली 2 टाइप के इशू इन सवालों में आते हैं। पहला तो प्रोबेबली ट्रू और प्रोबेबली फॉल्स में डिफरेंस, उसके क्वेश्चन अभी हम आगे करेंगे तो आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। एक और इशू आता है, वो इशू ये है कि लोग जनरली फॉल्स और ट्रू के बीच में सेपरेशन तो कर लेते हैं, पर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये प्रोबेबली फॉल्स है कि डेफिनेटली फॉल्स है, प्रोबेबली ट्रू है कि डेफिनेटली ट्रू है। इसके भी हम कुछ एग्जांपल आगे करेंगे। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इंडियाज विंड पावर जनरेशन हैज लेफ्ट फॉरवर्ड। नाउ इंडिया इज द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट विंड पावर जनरेटिंग कंट्री। Generous tax policies and assured power purchase agreement from government have led to fast growth in this area. Still a lot remained unexploited. अब देखिए लास्ट में वो कह रहा है कि अभी भी काफी कुछ बचा हुआ। अब इन्फेरेंस पढ़ लेते हैं। The government may continue with these power purchase agreement and tax benefit to the sector. अब देखिए दोबारा से इसको देखें तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि इंडिया का विंड पावर बढ़ रहा है, 4th लार्जेस्ट है, जनरस टैक्स पॉलिसीज और पावर परचेस एग्रीमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किए गए, इसकी वजह से फास्ट ग्रोथ इस एरिया में हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ये उसने कहा बताया, स्टिल अ लॉट रिमेन अनएक्सप्लॉइटेड। तो यहाँ पर इन्फेरेंस है, द गवर्नमेंट में कंटिन्यू विद दिस पावर परचेस एग्रीमेंट एंड टैक्स बेनिफिट टू दिस सेक्टर। तो ये क्या लगता है, प्रोबेबली ट्रू रखता है। ठीक है, डेफिनेटली तो कुछ कहा नहीं जा सकता इस एरिया में, ठीक है, लेकिन इस पैसेज को पढ़ के ये जरूर लगता है कि हाँ प्रोबेबली ऐसा ट्रू हो सकता है कि सरकार अभी इसको कंटिन्यू रखे, बिकॉज लॉट रिमेन अनएक्सप्लॉइटेड, ये इस विंडो को खुलता है। तो ये आपको बात समझ में आई। अब एक एग्जांपल प्रोबेबली फॉल्स का कर लेते हैं। इट वाज नॉट ओनली ब्रिटिश पीरियड बट इवन लॉन्ग आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1970 द रूरल इंडिया वाज फेसिंग हंगर, famine and food shortage. The shortage of food grain, which started in early 50s, continued for about 2 decades. तो 2 दशकों तक चली।
अब इंडिया वॉज सफरिंग फूड शॉर्टेज इन 1978। बड़ा प्रिसाइज था डेटा इसने पूछ लिया। अब हमें इसको पैसेज में दिखना होगा। देखो ब्रिटिश पीरियड में ऐसा नहीं था कि इंडिया वॉज फेसिंग हंगर, फेमिन और फूड शॉर्टेज। हुआ क्या, 1970 में भी ये हुआ, लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ, अर्ली 50। अब अर्ली 50 का मतलब 1951 से लेकर 55 का डेटा, इसी को अर्ली कहेंगे। इसके बाद तो 1956 से 1960 तक ये हो जाएगा लेट 60। अर्ली 60 मतलब 1955 मैक्स टू मैक्स। अगर हम इसमें भी 20 साल देख लें, बिकॉज 2 डिकेट्स का मतलब 20 साल, तो हम इसमें 20 साल जोड़ भी दें तो कितना आएगा 1975। तो मैक्स टू मैक्स इंडिया का जो फूड शॉर्टेज है, जो हंगर फेमाइन है, वो कब तक चला, 1975। और यहाँ क्या लिखा है 1978, तो ये गलत। तो यहाँ पर ये आंसर क्या होगा, प्रोबेबली फॉल्स। अब हम इसको डेफिनेटली फॉल्स क्यों नहीं कर रहे इतनी कैलकुलेशन के बाद, बिकॉज ऐसा होता है कि एक रेंज है, हो सकता है कुछ साल और चला हो, इतना प्रिसाइजली डेटा नहीं दिया गया, एग्जैक्ट डेटा थोड़ी दिया इसने कि 1980 या 1979 78, ऐसा डेटा नहीं दिया उसने, मोटी बात कही अर्ली 50। तो हम एक अनुमान लगा रहे हैं, इसीलिए हमको ये प्रोबेबली फॉल्स लगा, ट्रू नहीं लग रहा। अब सोचो अगर ये होता 1974 तो भी हमको डेफिनेटली ट्रू नहीं लगता, प्रोबेबली ट्रू लगता है। क्यों, क्योंकि अर्ली 50 की बात करी गई है। अब अर्ली 50 1951 भी हो सकता है और 1955 भी हो सकता है, तो ये आपको समझना है। तो एक रेंज है और ये मैक्सिमम से ही बाहर है, इसीलिए हम इसको प्रोबेबली फॉल्स कह रहे हैं। अभी तक हमने प्रोबेबली फॉल्स और प्रोबेबली ट्रू को समझ लिया। अब हम डिटेल में समझते हैं डेफिनेटली ट्रू और प्रोबेबली ट्रू को। देखिए डेफिनेटली ट्रू और प्रोबेबली ट्रू काफी सिंपल है, पर इसका आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर कोई इन्फेरेंस उसके बारे में क्लियरली मेंशन है तो वो तो क्लियरली डेफिनेटली ट्रू हो गया, या फिर आप उसे पैसेज से डिड्यूस करके उस इन्फेरेंस तक क्लियरली पहुंच सकते हैं तो भी वो डेफिनेटली ट्रू। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पैसेज की बातें हैं वो डायरेक्टली इंडिकेट कर रही हैं उस इन्फेरेंस की तरफ, तो वो चीज डेफिनेटली ट्रू है। और जो अजम्पशंस आप ले रहे हो उस इन्फेरेंस को सही होने के लिए, वो या तो यूनिवर्सली ट्रू हो या फिर वो कभी भी रॉन्ग ना हो, तो ऐसे अजम्पशन आपको ले जाते हैं डेफिनेटली ट्रू इन्फेरेंस की तरफ। अब समझना है प्रोबेबली ट्रू को। ये प्रोबेबली ट्रू ऐसा होता है जो लग रहा होता है ये सही है, इसके बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं रहती। अभी जैसे हमने 1978 वाला वो क्वेश्चन किया था, वो प्रोबेबली फॉल्स था, पर अगर उसमें मैं 1974 कर देता तो वो चीज क्या हो जाती, प्रोबेबली ट्रू। अब वही एग्जांपल डेफिनेटली ट्रू कब होता, जब उसमें क्लियरली ईयर मेंशन किया हो। ठीक है, तो आप पीछे जाके वो एग्जांपल देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, हम नए एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे स्टेट एक्स है विद हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, has poorly lit roads, whereas state Y with at least number of accident has all its road properly illuminated। ठीक है, क्लियर है, स्टेट एक्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट है और वहां देखा गया कि रोड का कुछ लेना देना है, इसने कोई डायरेक्ट रिलेशन आपको नहीं बता दिया, इंडिकेट किया है उसने कि वहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट है और वहां पुअरली लिट रोड है, जबकि वाई में एक्सीडेंट कम है क्योंकि वहां की रोड्स प्रॉपरली इल्यूमिनेटेड है। अब आप इन्फेरेंस देखो, इन स्टेट एक्स मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट आर ओनिंग टू पुअर लाइट्स। अब देखो ये डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, तो ये इसको हम डेफिनेटली ट्रू तो कह नहीं सकते, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन नहीं। एक्सीडेंट के मल्टीपल रीजन हो सकते, क्या पता प्रॉपरली लिट एक वन ऑफ द रीजन हो, यू आर नॉट श्योर अबाउट। क्या मैं इस स्टेटमेंट को प्रोबेबली ट्रू कह सकता हूँ, इसका सही आंसर है कि हाँ प्रोबेबली ट्रू है, क्योंकि प्रोबेबली ट्रू में क्या होता है, बहुत बड़ी रेंज आ जाती है। और वैसे भी ऑथर जब हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट की बात कर रहा है तो उसका रिलेशन कुछ ना कुछ लाइटिंग ऑफ रोड से उसे कनेक्ट तो कर ही रहा है। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट और क्लियर रिलेशन नहीं है पर रिलेशन कुछ तो है। इस केस में हम लोग पीटी यानी प्रोबेबली ट्रू मार्क करते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अब सेम डिफरेंस होता है डेफिनेटली फॉल्स और प्रोबेबली फॉल्स में। डेफिनेटली फॉल्स डायरेक्टली निगेट हो रहा है, इसमें क्लियर मेंशन होता है ऐसी बातों का जो इन्फेरेंस के बिल्कुल अपोजिट होती हैं, जबकि प्रोबेबली फॉल्स में क्या होता है,
क्लियरली मेंशन नहीं होता पर हमें लग रहा होता है। जैसे इसका एग्जांपल करते हैं, सेम एग्जांपल है, स्टेट एक्स हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट पुअरली लिट रोड, वाई लीस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट प्रॉपरली इल्यूमिनेटेड रोड्स। In state X, the number of accident may not reduce even if the roads are properly illuminated. अब ये हो गया, तो ये कह रहा कि स्टेट एक्स में एक्सीडेंट तब भी कम नहीं होंगे जब रोड्स प्रॉपरली इल्यूमिनेटेड हो। अब समझना है, देखिए स्टेट एक्स में वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है लीडिंग ऑफ रोड्स, सोचो आप। अब अगर वन ऑफ द फैक्टर है तो अगर आप इस पे सुधार करोगे तो ऑब्वियस सी बात है एक्सीडेंट में कितना रिडक्शन आएगा ये हम क्लियरली नहीं बता सकते, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया। पर हम ये तो बता ही सकते हैं कि एक्सीडेंट रिड्यूस जरूर होंगे, चाहे थोड़े बहुत ही हो। तो ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये क्या है, प्रोबेबली। क्यों, ये डेफिनेटली फॉल्स क्यों नहीं हो, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन, हमें डायरेक्ट रिलेशन का नहीं पता। हमें ये पता नहीं है कि कितने नहीं घटेंगे, हमें ये पता नहीं है कि कितने घटेंगे, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन कुछ है नहीं। तो अब हमको ये समझना है, तो इसका आंसर डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या होगा, प्रोबेबली। ये आपको समझना है। तो अब आगे बढ़ते, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। हम किन सवालों को कर रहे हैं भाई, कुछ सवालों में क्या होता है 5 ऑप्शन आ जाए, उसमें ऐसे ऑप्शन आते हैं कि ये स्टेटमेंट या ये इन्फेरेंस क्या है, डेफिनेटली फॉल्स, प्रोबेबली फॉल्स, डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, ये डाटा इनएडिक्वेट। इन सवालों को हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कभी कभी इन्फेरेंसेस में हमें कीवर्ड्स देखने होते हैं। जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं ऑल, सम, नन, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, मस्ट बी, विल बी, हैड टू, नेवरदलेस, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ। तो ये होगी। अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए, जादव इज फाइनली सेलेक्टेड टू प्ले फॉर इंडियन हॉकी टीम। All the players of Indian hockey team are asked to wear uniform. All पे ध्यान दीजिए, सारे। अब सोचो इसने इन्फेरेंस क्या दिया, जादव हैज टू वेयर अ यूनिफॉर्म। अब खुद सोचो, अगर जादव टीम में सेलेक्टेड है इंडियन हॉकी टीम की तो उसे यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये हो जाता सम और फ्यू द प्लेयर्स ऑफ हॉकी टीम आर आस्क्ड टू वेयर यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर जादव हैज टू वेयर यूनिफॉर्म प्रोबेबली ट्रू हो जाए। अभी ऑल है तो ये डेफिनेट, छोटा सा डिफरेंस है। यही होता है कीवर्ड्स का रोल, कभी कभी कीवर्ड्स को हमको देखना पड़ता है और उसकी वजह से हम डेफिनेटली ट्रू और प्रोबेबली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और प्रोबेबली फॉल्स पे टिक करते हैं। अब ये क्लियर था कि ये फॉल्स तो हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, ये होगा ट्रू ही, पर कौन सा वाला होगा, डेफिनेटली या प्रोबेबली ट्रू, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या। कभी कभी कीवर्ड से भी हमारा काम आसान होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहले हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको ये बताना होगा कि डेफिनेटली ट्रू है, डेफिनेटली फॉल्स है, प्रोबेबली ट्रू है, प्रोबेबली फॉल्स है, या डेटा इनएडिक्वेट है। बाद में हम ओवरऑल इन्फेरेंस के क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पीवाईक्यू हैं, तो हम सब देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूनिसेफ established in 1946 is the only keyword distinctive intergovernmental organization concerned with child welfare, supported entirely by voluntary contribution from the government and individuals. UNICEF helps children worldwide. It is governed by 30 nation executive board designed by Economic and Social Council. अब इन्फेरेंस देखते हैं। हर इन्फेरेंस में आपको 5 चीजें बतानी, क्या ये डेफिनेटली ट्रू है, क्या ये प्रोबेबली ट्रू है, क्या ये डेफिनेटली फॉल्स है, या ये प्रोबेबली फॉल्स है, या लास्ट में क्या डेटा इनएडिक्वेट है। अब ये एक एक करके हम इसको करते हैं। अपार्ट फ्रॉम यूनिसेफ देयर इज नो अदर एजेंसीज कंसर्न अबाउट चाइल्ड वेलफेयर। अब कई लोग इसको टिक कर देंगे बिकॉज यहाँ लिखा है इट इज द ओनली डिस्टिंक्टिव इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दो, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है डिस्टिंक्टिव, पर ऐसा ये कहीं नहीं बोल रहा है कि यही एक ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल वो एक अलग सी ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल, देखिए अब इसमें भी ये है कि कई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, पर डिस्टिंक्टिव इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये है। तो ये जो है अपार्ट फ्रॉम यूनिसेफ देयर इज नो अदर एजेंसीज कंसर्न अबाउट द चाइल्ड वेलफेयर, ये आपका क्लियरली हो जाएगा डेफिनेटली।
बहुत सिंपल है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है, डेटा ही देख के पता लग रहा है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो प्राइवेट हो, या फिर वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी डिस्टिंक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ इज द सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन। अब आप खुद बताओ, क्या ये कहीं मेंशन है? तो ये क्लियरली नहीं हो गया आउट ऑफ कंटेक्स्ट, और अगर ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है तो सीधा आंसर क्या है? डेटा इनेडिक्वेट। ये हो गया क्लियर। द लेटर सी इन द यूनिसेफ स्टैंड फॉर चिल्ड्रन। अब ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, पर इस फैक्ट को आपको नहीं लाना है, ये आप ध्यान से समझो। अगर आपको यूनिसेफ की फुल फॉर्म आती है तो ये फैक्ट है, पर इसने ये मेंशन नहीं करा, और हमें पैराग्राफ में उतना ही सोचना है जितना ऑथर ने मेंशन करा है। और इसने क्या मेंशन किया है? ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए काम करती है, तो ये सी स्टैंड ही करता होगा ना चिल्ड्रन के, सही। पर हम इस बात को डेफिनेटली ट्रू नहीं कह सकते, हम इसको क्या कहेंगे? प्रोबेबली ट्रू। ध्यान रखिए, तो ट्रू जैसा लग रहा है पर ट्रू नहीं है, प्रोबेबली ट्रू की। द यूनिसेफ हैज बीन सक्सेसफुल, देखो सक्सेसफुल है ही, ये कैसे पता लग रहा है? ओनली डिस्टिंक्टिव इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद चाइल्ड वेलफेयर, 30 नेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, और ये इंटायरली वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन पर डिपेंडेंट है। अब समझो, और यहाँ पर क्लियरली नहीं मेंशन कर कि सक्सेसफुल है, सक्सेस की क्लियर बात नहीं करी, पर ये ओनली डिस्टिंक्टिव से एक इंडिकेशन आता है, तो इसका आंसर फिर से प्रोबेबली ट्रू होगा, नॉट डेफिनेटली ट्रू। आपको लग रहा है डेफिनेटली ट्रू, तो गलत है। कि बेसिकली छोटी सी डिग्री, अगर डिग्री ज्यादा है तो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, डिग्री कम है तो वो प्रोबेबली ट्रू। यूनिसेफ हैज बीन एक्सपेंडिंग रैपिडली इन पास्ट, कहीं यूनिसेफ के एक्सपेंशन की बात हुई है? नहीं हुई, तो ये फिर से क्या हो गया? आउट ऑफ कंटेक्स्ट। सही, तो इसका आंसर क्या हो गया? डेटा इंडिया। पांचों सवाल हमने सॉल्व करा। आगे हम ऐसे सवाल करेंगे जिसमें आपको ये बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन इन्फेरेंस है। चलिए ऐसे सवालों को शुरू करते हैं, और ऐसे सवाल जनरली पेपर में ज्यादा आते हैं। A green life is the only way to survive on this planet. We should adopt more sustainable lifestyle. All of us can cut wastage of both food and fuel. It will save for another day if bad turn to us. But how many of us would even stop to turn off the public tap or letting water down the drain? We should first inculcate a sense of social, environmental responsibility among citizens, स्पेशली अमंग चिल्ड्रन, द रेस्ट विल फॉलो। तो बेसिकली ये समझाना चाह रहा है ग्रीन लाइफ ही एक ओनली वे है प्लेनेट में सर्वाइव करने का, एंड वी शुड अडॉप्ट मोर सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। इसमें हमें फूड और फ्यूल का वेस्टेज कट करना पड़ेगा, और उसने ये कहा कि जितना भी सेंस ऑफ सोशल और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपको इनकलकेट करनी पड़ेगी अपने सिटीजन्स पे, स्पेशली चिल्ड्रन। तो रेस्ट फॉलो करें। Which of the following can be inferred from the above statement? Citizens, especially children, lack social and environmental responsibility. का आंसर क्या होगा? देखिए, अभी पांचों पहले पढ़ लेना। सिटीजन स्पेशली चिल्ड्रन, अब वो कह तो रहा है कि इनकलकेट करो, अब वो कह तो रहा है कि इनकलकेट करो चिल्ड्रन पे, पर वो शायद इसलिए भी कह रहा होगा कि बच्चे जो है वो भविष्य है, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो अभी देखते हैं कि इन्फेरेंस है कि नीचे देखो। द ऑथर इज कंसर्न अबाउट सर्वाइवल ऑफ चिल्ड्रन ऑन द प्रेजेंट ऑन दिस प्लेनेट इन फ्यूचर। तो कंसर्न तो वो है ही, ये बात भी सही है, ये तो पूरे पैसेज में कंसर्न है, इसीलिए उसने इतना बनाया। We make use of plant and trees in producing fuel and food. Out of context का कोई लेना देना नहीं। कंट्रोल ओवर वेस्ट would lead to green life. अब यहाँ पर बहुत सारे लोग का ये सवाल होगा, सर हमने तो 5 टाइप के पढ़े, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, प्रोबेबली ट्रू, प्रोबेबली फॉल्स, तो यहाँ कौन सा टिक करना? देखिए यहाँ आपको टिक करना है डेफिनेटली और प्रोबेबली ट्रू। अब एक बात इसमें आप ट्रू वाला ही टिक करेंगे। इनफेरेंस और कंक्लूजन में क्या डिफरेंस है? कंक्लूजन वो होता है जो डेफिनेटली ट्रू, और इनफेरेंस वो होता है जो प्रोबेबली ट्रू होता है।
कई सवाल ऐसे आते हैं जिसमें कंक्लूजन भी मेंशन कर देते हैं। तो अगर कंक्लूजन मेंशन है और कोई चीज प्रोबेबली ट्रू भी हो रही है तो सही आंसर प्रोबेबली ट्रू, क्योंकि वहां पूछा है इन्फेरेंस। और मान लो ऐसा है कि उन चारों ऑप्शन में या पांचों ऑप्शन में एक ही डेटा है जो डेफिनेटली ट्रू है, प्रोबेबली ट्रू भी कुछ नहीं, तो सही आंसर क्या होगा? प्रोबेबली। क्योंकि एग्जामिनर आज भी बैंक के एग्जाम में इन्फेरेंस और कंक्लूजन को एक जैसा पूरी क्रिटिकल रीजनिंग जो हाई लेवल की होती है वो जीमेट से आई, वहां से ये क्रिटिकल रीजनिंग आई कैट में, और उसके बाद बैंक के एग्जाम्स। तो ये आपको समझना है कि अभी भी जो हमारे क्वेश्चन मेकर है वो इन्फेरेंस और कंक्लूजन में डिफरेंस नहीं करता। अगर प्योर में जीमेट सेंस से जाऊं तो इन्फेरेंस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, वहां डेफिनेटली ट्रू आ ही नहीं सकता। पर आपको ये ध्यान देना है कि अपने बैंक में ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आए जो डेफिनेटली ट्रू, अब ये कंक्लूजन भी है और ये इन्फेरेंस भी है। और मान लो सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें डेफिनेटली ट्रू के अलावा सब चीजें डेफिनेटली फॉल्स हो रही हैं या प्रोबेबली फॉल्स हो रही है, तो आपका सही आंसर ये है। पर अगर ऐसे दो ऑप्शन है जिसमें से एक डेफिनेटली ट्रू है दूसरा प्रोबेबली ट्रू है, तो सही आंसर क्या होगा? प्रोबेबली ट्रू। अब यहां देखते हैं, कंट्रोल ओवर वेस्टेज वुड लीड टू ग्रीन लाइफ, ये तो इसने बोला ही है। अब देखिए ये तो पढ़कर समझ में ही आ रहा है कि उसका पूरा फोकस ग्रीन लाइफ पे है, और उसने ये बोला कि ग्रीन लाइफ तो ठीक है पर आप पहले ऐसी तो कोशिश करो कि हम जो वेस्टेज कर रहे हैं उसे रोके। तो कंट्रोल ओवर वेस्टेज वुड लीड टू ग्रीन लाइफ, ये प्रोबेबली ट्रू। जबकि ध्यान से समझिएगा, द ऑथर इज कंसर्न्ड अबाउट द सर्वाइवल ऑफ चिल्ड्रन ऑन दिस प्लेनेट, ये डेफिनेटली ट्रू है। तो ये क्या बन गया? कंक्लूजन। ये है कंक्लूजन। चिल्ड्रन चिल्ड्रन लैक सोशल इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या बना? ये एजम्पशन है, ये उसका मानना है। इसीलिए तो वो कह रहा है वी शुड फर्स्ट इनकलकेट सेंस ऑफ सोशल एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग सिटीजन, स्पेशली अमंग रेस्ट विल फॉलो, और चिल्ड्रन ही कल को फ्यूचर बनेंगे। ये आपको समझ। तो हमने इसमें तीन सवाल करे, अगर अजम्पशन पूछा जाए तो ये अजम्पशन है, अगर कंक्लूजन पूछा जाए तो ये कंक्लूजन है, और अगर इन्फेरेंस जो कि पूछा गया क्वेश्चन में वो पूछा जाए, ये बहुत ही अच्छा सवाल। पेपर में से कर पाना इतना आसान नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं। एम्पैथी, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा, ठीक है। जनरली जितने भी पीवाईक्यू होते हैं वो होते तो मेमोरी बेस्ड ही, तो एग्जैक्ट नहीं होते, ये आपको समझना है। पर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं। एम्पैथी इज एन इमेजिनेटिव एक्सरसाइज इन विच वन सी द वर्ल्ड फ्रॉम अदर पर्सन और ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू। Empathy, so defined, is morally neutral. Skilled torturers will cultivate empathy for the people they intended to torture because empathy shows them how to cause maximum pain and humiliation. Therefore, if empathy is have to be moral worth, it must be combined with other attitudes such as respect and goodwill. Nor is empathy necessary for morally valuable view of others. Throughout history, courageous cultural pioneers, for example, Emperor Ashoka, have shown kindness and respect to non human animals. And this decision to show concern need not to rest on prior attempt to understand how these animals see the world. अभी हमने पढ़ा पूरा, एक बात इसमें क्लियर आई कि एम्पैथी जिसको हम एक अच्छी चीज समझते हैं उसका यूज स्किल्ड टॉर्चरर्स भी करते हैं टू कॉज मैक्सिमम पेन एंड ह्यूमिलेशन। तो पूरे पैसेज में ऑथर ये बता रहा है कि केवल एम्पैथी का कोई ज्यादा यूज नहीं, उसके साथ आपको अदर एटीट्यूड्स को भी कंबाइन करना पड़ेगा जो कि रिस्पेक्ट और गुडविल है। लास्ट में ऑथर ने अपनी एक और बात को काउंटर कर दिया जो वो ऊपर कह रहा था। वो ये कह रहा था कि एम्पैथी एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें एक पर्सन वर्ड को देखता है अदर पर्सन के और ग्रुप के व्यू पॉइंट से। कल्चरल पाइनियर्स में उसने अशोक का एग्जांपल दिया है, उसमें उसने कहा है कि उसने जो काइंडनेस या रिस्पेक्ट दिखाई नॉन ह्यूमन एनिमल से, उसमें उसने ये बिना उनका व्यू पॉइंट समझे ही दिखा दी। तो यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि हम जो एम्पैथी दिखाते हैं, हम जो दया दिखाते हैं, मोटा मोटी एम्पैथी का मतलब ये होता है, हालांकि बहुत डिटेल्ड वर्ड है। जब आप इथिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा एम्पैथी का वर्ड। टू अंडरस्टैंड हाउ दीज एनिमल्स सी द वर्ल्ड, व्हिच ऑफ दीज कैन बी इन्फर्ड। अब पढ़ते हैं पहला, एम्पैथी अलोन इज नीदर सफिशिएंट नॉन नेसेसरी
फॉर अ पर्सन टू परस्यू फिलेंथ्रोपी, ठीक है। नीदर सफिशिएंट नॉन नेसेसरी, तो उसने कहा ही है। और देखो ये बात प्रोबेबली ट्रू लगती है अगर आप देखो तो, क्योंकि उसने क्लियरली कहीं फिलेंथ्रोपी की बात नहीं करी है, पर एम्पैथी जिसके अंदर होगी वही फिलेंथ्रोपी कर पाएगा। ठीक? तो ये हो गया पहला। और उसने यहाँ ये क्लियरली बोला है कि एम्पैथी अलोन सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इट विल रिक्वायर अदर एटीट्यूड, ठीक है। तो फिलेंथ्रोपी को डालकर उसने डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट को बना दिया प्रोबेबली ट्रू। ठीक? हाँ ये ध्यान दो, बड़ी महीन सी बात है। आगे देखो, एम्पैथी कैन बी यूज्ड टू इंड्यूस फियर ऑफ पेन ऑफ टॉर्चर। सही है? तो एक बात ये समझ लो, टॉर्चर की बात तो कही गई है पर पेन की बात नहीं। सही है? तो ये जो जाता है ये प्रोबेबली फॉल्स की तरफ, टॉर्चर की उसने बात करी गई है पर पेन की बात नहीं करी। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि यार पेन ही तो टॉर्चर है। अब या तो देखो, या तो ये प्रोबेबली फॉल्स है, या ये क्या है, डेफिनेटली ट्रू। आप दोनों चीजों को देखो, या तो ये प्रोबेबली फॉल्स है क्योंकि उसने पेन की बात नहीं करी, पर अगर आप इस खेमे में हो कि नहीं उसने बात करी है और टॉर्चरर्स का काम ही पेन देना है, तो आप ये देखो, अच्छा तो आप मान रहे हो ना कि ये आपने यहां से लिया है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली ट्रू है। और डेफिनेटली ट्रू वाला इन्फेरेंस मुश्किल है जब प्रोबेबली ट्रू वाला भी हो, ठीक है। आगे देखो, एम्पैथी इज ऑफ नो यूज इफ इट इज नॉट अकम्पनीड बाय रिस्पेक्ट एंड गुडविल। ये तो ठीक है, ये तो दिया ही है, तो ये क्या हो गया, डेफिनेटली ये भी गया। सही आंसर क्या है, ली। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी प्रोबेबली ट्रू नहीं है तो फिर आपको डेफिनेटली ट्रू, अगर यहाँ फिलेंट्रॉपी नहीं होता तो ये बात क्या हो जाती, डेफिनेटली। इन्फेरेंस इज अ वेरी टफ पार्ट इन क्रिटिकल रीजनिंग, इसीलिए इससे क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्राडिक्ट्स एनी पार्ट ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। अभी इसी पैसेज की बात कर रहा है, ये तो अपने को पता ही है, ठीक। अब आगे देखते हैं, हमने वो पढ़ाई है। इन एन एबेटोर, एबेटोर क्या होता है, कसाई खाना, सही। अब ये जो इसमें ऐसे इन्फेरेंस आएंगे, इनमें कोई भी वर्ड आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक भी वर्ड मिस होगा तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप इन्फेरेंस कैसे निकाल। अदर एनिमल्स एम्पैथी वाइल वॉचिंग द एनिमल बिन किल्ड इंड्यूस मोर फियर और पेन, तो टॉर्चर वाली बात हो गई, ये हो भी सकता है। अशोका रोड ही इमेजिन्ड हाउ एनिमल्स वुड फील। अब ये देखो, रोड इमेजिन्ड गड़बड़ है, अशोका ने लिखा कहा, लिखने की तो कोई बात ही नहीं हुई है। थ्रूआउट कल्चर हिस्ट्री, थ्रूआउट कल्चरल हिस्ट्री courageous cultural pioneers have shown kindness and respect। अब ये भी बिल्कुल हम नहीं बता सकते कि अशोका कुछ लिख के गया है, हाँ तो लिखने की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो ये वाला मामला जो है ये कहाँ जा रहा है, इसका उल्टा जा रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, प्रोबेबली फॉल्स। और हमसे पूछ क्या रहा है, आगे भी पढ़ लेते हैं। एम्पैथी कैन ऑल्सो बी मॉरली बैड, यस वो तो अभी हमने ऊपर देखा ही। द मोर इमेजिनेटिव अ पर्सन इज द मोर एम्पैथी ही हैज, ये वाला। अब आप यहाँ देखो, इमेजिनेटिव एक्सरसाइज, इमेजिनेटिव एक्सरसाइज वो है ही, इतना ज्यादा इमेजिनेटिव होगा पर्सन उतना वो अदर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्या सपोर्ट कर रहा है, ये सारे प्रोबेबली ट्रू हैं। शिवाजी अ ग्रेट रूलर एम्पैथाइज्ड विद नॉन ह्यूमन एनिमल्स एंड दस शो रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस टू देम, तो उसने सेकंड एग्जांपल दिया, पहला वहां उसने अकबर का दिया, ये सेकंड एग्जांपल है, तो ये भी प्रोबेबली, प्रोबेबली फॉल्स इसमें एक ही है, तो यही सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। While COVID-19 caused havoc for a brief period, businesses that could adopt technology and change business model survived. It also created new business opportunities. Which of the following cannot be inferred from our? Businesses can survive in adverse condition if the right technology and right business model are adopted. देखो यहाँ ये है, that could adopt टेक्नोलॉजी एंड चेंज, तो ये तो ठीक ही लग रहा है, हमें बताना क्या कैन नॉट, इस पे भी ध्यान दीजिए। कई बार क्या होता है, लोग इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे होते और वहां वो टिक कराते हैं, यहाँ पे वो टिक कर देंगे 1 and 2, ध्यान रखना। या 1, कंडीशन दैट आर नॉट एडवर्स टू सम बिजनेसेस मे प्रूव फेवरेबल टू अदर्स, ठीक है। COVID-19 that caused a setback for a while created a better business environment। बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे कर सकता है कोई, जब आपने हैवॉक लिखा, ये आंसर क्या है, ये आंसर यही कैन नॉट बी इन्फर्ड, नहीं किया जा सकता।
अब जब कैन नॉट बी इन्फर्ड लिखा है ना, तो इसमें दोनों चीजें हो सकती है, डेफिनेटली फॉल्स भी, ध्यान रखो। ठीक, ये हो गया। अब एक और चीज समझो, ये अगर मेरे से कोई पूछे कि ये क्या है, देखो ये प्रोबेबली फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं। पर अगर ये डेफिनेटली फॉल्स होता तो ये भी कैन नॉट ही होता। पर ध्यान दो, ये प्रोबेबली फॉल्स क्यों, कि जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली होगी वो तो बच गए होंगे ना, पर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से, बिजनेस मॉडल चेंज करने से सिस्टम में एफिशिएंसी आई होगी, क्योंकि इसने न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी। हाँ, तो ये ध्यान देना, इसीलिए ये कैन नॉट बी आंसर के ओनली। ठीक, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हाँ नहीं यार ये वाला ठीक नहीं है, मुझे तो ये ठीक लग रहा है। आप देखिए, आप क्या है, ये रिवर की तरह ये बह रहा है, आपको अलाइंड होना है सही आंसर, इसी बात है। आप क्वेश्चन करिए, धीरे धीरे आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको समझ आती रहेगी। दो तरीके हैं, या तो आप समझिए और क्वेश्चन कम लगाइए, समझिए ज़्यादा। दूसरा एक और तरीका है, वो ये है कि आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे हर क्वेश्चन से आपकी अंडरस्टैंडिंग। चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाइड COVID-19 वैक्सीन टू सेवरल अदर कंट्रीज एज पीपल आर ट्रेवलिंग अक्रॉस नेशंस causing the spread of virus। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई कर रही है वैक्सीन, और उसका कारण क्या है कि लोग अलग अलग देशों में जा रहे हैं, वायरस फैल रहा है। अब कुछ तो देखो, कुछ रिलेशन होगा ना, कि इंडिया सप्लाई कर रहा है वैक्सीन का और लोगों का ट्रैवल करना और वायरस को फैलाने से, तो यहाँ पर क्या रिलेशन डायरेक्ट है? नहीं है। सही, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपेक्टेशन, तो ये पूछ क्या रहा है एक्चुअली, ये इन्फेरेंस। तो ये इन्फेरेंस को पूछने का एक और तरीका, और एक्सपेक्टेशन कभी कंक्लूजन नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन कंक्लूजन नहीं हो सकती, इन्फेरेंस ही पूछ रहा है, ये भी एक तरीका है इन्फेरेंस को। आगे देखते हैं, countries that received vaccine from India will maintain a friendly relation with India। देखते हैं भाई, ये तो अभी रिलेशन की बात ही नहीं हुई। द स्प्रेड ऑफ वायरस विल बी कंट्रोल फास्टर, या यही एक्सपेक्ट। आगे भी देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर विल गेट नोबेल प्राइज आउट ऑफ कंटेक्स्ट। द कंट्रीज दैट रिसीव वैक्सीन फ्रॉम इंडिया विल सपोर्ट ये इंटरनेशनल फोरम। एक ही बात इसमें सही है, और बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, द स्प्रेड ऑफ वायरस विल बी कंट्रोल फास्टर, इसीलिए इंडिया सप्लाई कर रहा है, और ये प्रोबेबली ट्रू ही है, बिकॉज इंडिया के वैक्सीन सप्लाई करने से हो सकता है कि स्प्रेड स्लो हो जाए। ये डेफिनेटली ट्रू, तो ये बात ही नहीं कही जा सकती। ठीक, हाँ, तो ये प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द वेल्थ टैक्स बाय 50% फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन अ व्यू ऑफ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी ऑन अकाउंट ऑफ COVID-19। तो 50% वेल्थ टैक्स घटे स्लो डाउन की वजह से। द वेल्थ टैक्स कलेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन दैट ऑफ प्रीवियस 3 years। देखिए, अब इसने ये कॉन्सिक्वेंस में दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, टैक्स कम हुआ है तो टैक्स कलेक्शन घटना चाहिए था। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि टैक्स कलेक्शन क्यों बढ़ा है, बिकॉज नंबर ऑफ टैक्स पे ही बढ़ गए होंगे। सही है, क्योंकि टैक्स घटा है तो कई लोगों ने सोचा चलो टैक्स ही दे देते हैं, ब्लैक में क्या काम करना, तो यहां से ये एक इन्फेरेंस निकल। आगे देखो, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट एक्टिविटीज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर हैज फॉलन ड्रास्टिकली। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग घटी, दो कारणों से घट सकती है। ठीक है, पहला तो ये है कि टैक्स कम कलेक्ट हुआ है, पर ये पहला वाला कॉन्सिक्वेंस उसके अपोजिट है। अगर ये सही है तो इसका ये मतलब है कि COVID-19 आ गया था तो क्या पता सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा कर रही थी, डेवलपमेंट एक्टिविटीज में तो खर्चा कम हुआ। क्या पता गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्टिविटीज में, फ्री का राशन देना, मल्टीपल अदर स्कीम्स में पैसा खर्च कर रही थी। ठीक, ये हो गया। अभी तो हम सोच रहे हैं खाली, इनकम टैक्स कलेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर हैज फॉलन, तो वो तो इनकम टैक्स कलेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं, वेल्थ टैक्स अलग है। जब इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा तो लोगों की इनकम रिड्यूस होगी, तो इनकम टैक्स घटेगा ही घटेगा, नॉर्मल सी बात है। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, कैन नॉट, ये जरूर देखना है। एग्जाम में हमारे पास वक्त नहीं होता, खासकर मेंस में हम बहुत प्रेशर में, तो कई बार ये कैन नॉट दिखते हैं। बहुत ध्यान से इन चीजों को देखना। द गवर्नमेंट हैज स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू ऑन द हेल्थ केयर टू कंटेन COVID-19। प्रोबेबली ट्रू, हमने तो ये डिस्कस ही किया था अभी यहाँ पर।
हो सकता है। आगे देखो, मोर नंबर ऑफ प्रॉपर्टी ओनर पेड वेल्थ टैक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, हाँ यही कारण है जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस वन हुआ, ये भी ठीक है। द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ स्पेशल हेल्थ फंड, हेल्थ फंड क्रिएट किया है ये जरूरी नहीं, खर्चा किया है ये समझ में आ रहा है, पर हेल्थ फंड के बारे में वी आर नॉट श्योर, तो ये मामला प्रोबेबली फॉल्स की तरफ जा सकता है। आगे भी देख लेते हैं, क्या पता और कोई और खराब है। मैनी कंपनीज हैव कट डाउन द सैलरी, ये भी प्रोबेबली ट्रू है, क्योंकि जब स्लो डाउन आएगा तो सैलरी कट। वेल्थ टैक्स इज वन ऑफ द रीजन फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ, जैसे ही सरकार ने वेल्थ टैक्स घटाया तो एकदम से वेल्थ टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। इसका मतलब क्या, हाई वेल्थ टैक्स रेट की वजह से कलेक्शन नहीं हो पा रहा था, कई लोग डिफॉल्ट कर जाते थे। ये वाला भी ठीक लग रहा है, तो सही आंसर क्या है, ऐसे इसको सेलेक्ट करना। यू डोंट हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट चॉइस, हैव टू सेलेक्ट द, दैट इज द, कैन नॉट बी इन्फर्ड में। आगे देखते हैं, तो कैन नॉट बी इन्फर्ड में ये होता है। तो यहीं पर रोकते हैं। आज हमने सफिशिएंट क्वेश्चन किए, पहले हमने इन्फेरेंस का टॉपिक समझा, फिर हमने इन्फेरेंस के कई क्वेश्चन करे। अब मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को ढंग से देखें और इसके बाद मॉक टेस्ट में कई क्वेश्चंस लगाएं। एसबीआई पीओ और क्लर्क मेंस टारगेट है, तो जम के पढ़ाई करिए। और आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख लीजिए, अगली क्लास में मैं उसे जरूर क्लियर करूँ। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।